हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हमने असहयोग आंदोलन पर चर्चा की और असहयोग आंदोलन में देखा हमने असहयोग आंदोलन का विस्तार किस तरह पूरे भारत में उसका विस्तार किस तरह क्षेत्रीय आंदोलन से जुड़ते चले गए और धीरे धीरे यह एक व्यापक आंदोलन यानी जिसे जन समर्थन मिला और यह एक अखिल भारतीय आंदोलन हो गया। अब तक हमने इस टॉपिक पर चर्चा की और हमने देखा किस तरह महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा और ब्रूमफील्ड की अदालत में उसमें महात्मा गांधी पर जो था केस चला गया, है ना, केस चला गया और महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में अब देखिएगा उनके बाद उनकी हालत खराब होने के पश्चात उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें 2 वर्ष के बाद रिहा करना पड़ा, है ना। अब देखिएगा लेकिन जब महात्मा गांधी थे, जो महात्मा गांधी जब चले गए इंग्लैंड चले गए, सॉरी जेल में चले गए, जब उन्हें सजा सुनाई गई, आप देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गहरी निराशा छा गई। भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गहरी निराशा छा गई जब महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के पश्चात जो राष्ट्रवादी आंदोलन था वो पूरी तरह बिखर गया। अब जो राष्ट्रवादी नेता थे जो बचे हुए थे, जिन्हें जेल नहीं हुई थी, उनके सामने एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही समस्या थी। वो कौन सी थी? वो यह थी कि अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे चलाया जाए। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय कांग्रेस होगी, वो भी आपको 2 खेमे में बंटी हुई नजर आएगी। अर्थात यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन में गहरी निराशा छा गई। गहरी निराशा छाने के बाद अब देखिएगा पूरा जो कांग्रेस होगी, पूरी कांग्रेस आपको 2 खेमे में बंटती हुई दिखाई देगी। एक को बोलते हैं परिवर्तनवादी, एक को बोलते हैं अपरिवर्तनवादी। आप देखिए परिवर्तनवादी कौन से नेता होते हैं और अपरिवर्तनवादी कौन से नेता होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, आपके एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया तो मेरा याद आया इस टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए, स्वराज पार्टी पर। ये टॉपिक स्किप कर रहा था, उसके बाद हम साइमन कमीशन की ओर अग्रसर होंगे। तो आप देखिएगा 1922 से लेकर 1920 के बाद, यानी 1920 से 22 तक की राजनीति, जो 1922 के बाद तक की राजनीति, 1920-22 तक की राजनीति थी, उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए, आइए देखिएगा मेरे साथ, आप समझे। तो आप काफी हेडिंग बनाइएगा स्वराज पार्टी पर चर्चा करनी है। स्वराज पार्टी क्या है, इस टॉपिक पर बात करेंगे आपकी। स्वराज पार्टी ये एक टॉपिक था जो स्किप कर रहा था। स्वराज पार्टी, हेडिंग बनाइए स्वराज पार्टी, समझे। अब देखिए मैंने कहा जब राष्ट्रीय आंदोलन में गहरी निराशा छा गई, उसके बाद देखिएगा जब गहरी निराशा छाने के पश्चात तो जो प्रमुख कार्यकारी नेता थे या कांग्रेस के कार्यकारी नेता थे, उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां मुंह भाई खड़ी थी। आप देखिए तो उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां थी कि अब किस तरह क्या रणनीति हो, क्या स्ट्रेटजी हो। तो पूरी कांग्रेस थी 2 भागों में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक बार जो कांग्रेस थी, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, जो बारडोली प्रस्ताव लाकर गुजरात के अंदर उसे समाप्त कर दिया गया। तो अब देखिएगा इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कांग्रेस का एक वर्ग यह कह रहा था कि अब हमें आंदोलन तो करना होगा लेकिन विधानसभाओं के अंदर जाकर करना होगा। अर्थात उनका, मेरा इशारा सीधा सीधा कहने का यह है, इस तरफ है कि वे चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे। तो चुनाव लड़ने के साथ साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जो चुनाव लड़ना चाहते थे यानी परिवर्तन लाना चाहते थे, तो कांग्रेस के एक खेमे को परिवर्तनवादी बोला गया और दूसरे खेमे को अपरिवर्तनवादी बोला गया। अब देखिएगा जो परिवर्तनवादी नेता थे उनका कुछ मुख्य रूप से नाम मिलता है, आपको पता होना चाहिए उनका नाम क्या था, परिवर्तनकारी नेता कौन से थे और अपरिवर्तनकारी नेता कौन से थे। यानी कांग्रेस 2 खेमे में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। आप देखिएगा कांग्रेस 2 खेमे में बढ़ती हुई नजर आएगी। जो हमारे ये CR दास, कौन, हाँ CR दास थे। CR दास साहब के द्वारा कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता के अंदर। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता के अंतर्गत। उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पास नहीं हो पाया। तो CR दास साहब ने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा की, जिसे हम अखिल भारतीय स्वराज पार्टी, अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, है। वो भी इलाहाबाद में उन्होंने एक पार्टी बनाने की निर्णय लिया, जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। अब आप देखिएगा जो स्वराज पार्टी के अंतर्गत मुख्य रूप से जो नेता पाए जाते हैं, उन नेताओं के आपको नाम पता होना चाहिए। पेपर में अलग अलग परीक्षाओं को लेकर इनमें सवाल बार बार पूछे जाते रहे, चाहे वो PD का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, समझे। मैंने कहा ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बड़ी महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक टॉपिक होंगे। मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक कवर कराए जाएंगे, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़िएगा बड़े आसान पाइएगा उनको, समझे। हाँ, तो काफ़ी आप हेडिंग बनाएंगे, कहानी बनाई होगी आपने। स्वराज पार्टी आप राष्ट्रीय राजनीति भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति आप
पहले लिखिए स्वराज पार्टी ब्रैकेट में कर दीजिए, राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति 1920 से लेकर 1928 तक की राजनीति क्या रही, इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। 1920 से लेकर 1927 से 28 तक की राजनीति क्या रही, इस टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए उसके बाद हाँ, तो हमने बताया कि जो राष्ट्रीय राजनीति थी 1920 की, जो राष्ट्रीय राजनीति थी 1920 की राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पूरी कांग्रेस आपको दो खेमे में बंटी दिखाई देगी। नंबर एक आपके परिवर्तनकारी होंगे, परिवर्तनकारी। दूसरे आपके होंगे अपरिवर्तनकारी। ये परिवर्तनकारी कौन थे, जो अपने आप में बदलाव लाना चाहते थे, यानी जो सभाओं के अंदर पहुंचकर, यानी विधान परिषदों के जरिए सदन में पहुंचकर कांग्रेस का असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना चाहते थे। उन्हें बोलते थे परिवर्तनकारी कुछ नेताओं का नाम बताता हूँ आपको, पेपर में प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा जाएगा। आप देखिएगा पिछले विगत वर्ष के जो पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, जितना मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रश्न करिएगा, देखिएगा सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे आसानी के साथ। तो परिवर्तनकारी कुछ नेताओं के, कुछ मुख्य नेताओं के नाम आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नेता आप देखिए, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही फेमस नाम है जिन्होंने अलग होकर ये एक पार्टी बनाने का निश्चय किया। मैंने कहा एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत है ना CR दास साहब का जो प्रस्ताव था पार्टी चुनाव लड़ने का, कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव लड़ने का, वो पास नहीं हो पाया, जिसके कारण CR दास साहब को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा और एक अलग पार्टी का मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर CR दास साहब और मोतीलाल नेहरू और अन्य कुछ प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर एक अलग पार्टी बनानी पड़ी, जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, स्वराज पार्टी के नाम से। तो मैंने कहा पूरी कांग्रेस दो खेमे में बट गई थी, किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में गहरी निराशा छा गई थी। गहरी निराशा छाने के पश्चात आप देखिएगा पूरी कांग्रेस दो खेमे में बटती हुई दिखाई देगी। एक कांग्रेस का वो खेमा होगा जो चुनाव लड़ने के लिए, मतलब विधान परिषदों में, यानी ब्रिटिशों का दोनों का मकसद एक ही था, चाहे वो परिवर्तनकारी हो चाहे अपरिवर्तनकारी हो, दोनों का एक ही उद्देश्य था। कौन सा उद्देश्य था? यही उद्देश्य था कि आप जो हमारी ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता का किस तरह विरोध किया जाए। दोनों का एक ही लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य एक ही था, मंजिल एक ही थी, लेकिन नाश्ते अलग अलग थे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू भी हो सकते हैं। परिवर्तनकारी अपरिवर्तनकारी, एक ही मकसद था, अल्टीमेट गोल इनका विरोध करना। चलिए परिवर्तनकारी में कुछ प्रमुख नेताओं का नाम मिलते हैं। इनमें देखिए नंबर एक CR दास साहब, CR दास, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। दूसरे आप देखिए मोतीलाल नेहरू। नंबर तीन परिवर्तनकारियों में लिखिए विट्ठल भाई पटेल। नंबर चार हकीम अजमल खां का नाम बहुत फेमस है, हकीम अजमल खां वही व्यक्ति है जिन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा 1905 में जो इन्हें उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इन्होंने अपनी उपाधि भी त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन में ऐसे मुस्लिम नेता थे। तो इसके अंतर्गत मैंने कहा परिवर्तनकारियों के अंतर्गत ये कुछ प्रमुख नेताओं के नाम दिखाई देते हैं। इस तरफ आप देखिएगा अपरिवर्तनकारियों को कुछ नाम दिखाई देंगे। अपरिवर्तनकारियों में कुछ नाम लिखिए वल्लभ भाई पटेल। आप लिखिए नंबर एक वल्लभ भाई पटेल। नंबर दो लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर तीन लिखिए, ये सभी नाम पेपर में पूछे गए हैं। मैंने कहा आपको मेरा सीधा इशारा उन पीढ़ी के प्रश्नों की तरफ है। जब हम क्वेश्चनों का पूरा एक सेट चलाऊंगा लगातार, जितना मैंने पढ़ा है उससे संबंधित, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आप देखिएगा है ना, इन वीडियो को पढ़ने के पश्चात इन क्वेश्चनों को देखिएगा। अपरिवर्तनकारी दिखाई देंगे आपको, वल्लभ भाई पटेल। नंबर दो दिखाई देंगे, नंबर दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए उसका नंबर तीन, इसका भी नाम पेपर में पूछा गया है, सी राजगोपालाचारी। नंबर चार डॉक्टर अंसारी। नंबर पाँच आपको दिखाई देगा, नंबर चार के बाद नंबर पाँच आपको दिखाई देगा, नंबर पाँच उसके बाद आपको दिखाई देगा NG रंगा। इन कुछ विशेष व्यक्तियों के नाम दिखाई देंगे अपरिवर्तनकारियों की तरफ। ये कांग्रेस में रहकर है ना चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इनका मानना था कि चुनाव लड़ने पर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी साख पर बट्टा लगेगा, है इनका ऐसा मानना था, है ना। इनका कुछ अलग मत था।
और इनका मानना था कि जो परिवर्तनकारी, जो हमारे राष्ट्रीय मतलब जनता होगी उसका मनोबल भी गिरेगा, इसलिए हमें चुनाव में नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने चुनाव से अलग रहने का फैसला किया। जो अपरिवर्तनकारी थे ये अपने में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इनके कार्यक्रम भी अलग थे, इनके कार्यक्रम अलग थे। अब देखिएगा, मैंने कहा परिवर्तनकारियों का एक ही अल्टीमेट गोल था। अगर परिवर्तनकारियों का एक ही अल्टीमेट गोल था कि प्रांतों में पहुंचकर प्रांतों में चुनाव लड़ा जाए, जो ये परिवर्तनकारी लोग, चाहे CR दास साहब हो, मोतीलाल नेहरू हो, आपके विट्ठल भाई पटेल हो, हकीम अजमल खां हो, इनके द्वारा जो देखिएगा ये एक ही चीज़ चाहते थे कि कांग्रेस में रहकर चुनाव लड़ा जाए। इसलिए जो हमारे CR दास साहब थे, इन्होंने प्रस्ताव लेकर कांग्रेस के जब अधिवेशन हुआ करते थे, कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव इनका पारित नहीं हुआ। जब इनका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो इन्होंने इनका स्वाभिमान जाग उठा और इन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। जो CR दास साहब थे, इन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। चलिए, उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे किसकी, परिवर्तनकारियों की। अपरिवर्तनकारियों के क्या क्या कार्यक्रम हुआ करते थे। आप कॉपी में नहीं बनाइए, अपरिवर्तनकारियों के कार्यक्रम, यानी जो अपरिवर्तनवादी लोग थे, इनका कैसा खेमा था, इनके कैसे कार्यक्रम थे, क्या काम करते थे, तो लिखिएगा। इनके मैंने नाम लिखवाए, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनके नाम पेपर में बार बार अलग अलग परीक्षाओं में घुमा कर, मतलब क्वेश्चन रोटेट कर वही पूछे गए हैं। इन्हीं एक क्वेश्चन को बार बार पूछता है, उसकी लैंग्वेज या भाषा बदल दी जाती है। कॉपी में नहीं बनाइए, अपरिवर्तनकारियों के कार्यक्रम, वादियों के कार्यक्रम क्या करो। देखिए, इन्होंने एक अलग से जोड़ रखा जो अपरिवर्तनकारी लोग थे। आप देखिए उनका नाम कौन कौन सा था। अपरिवर्तनकारियों के अंतर्गत C राजगोपालाचारी जी का नाम दिखाई देता है, कुछ वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, डॉक्टर अंसारी हो, MG रंगा हो। इन व्यक्तियों के द्वारा 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का, 1.5 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इनका अपरिवर्तनकारी थे, महात्मा गांधी की विचारधारा पर कार्य करते थे। इनके द्वारा कहा गया कि हम 1.5 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, इनके कुछ कार्यक्रम थे। नंबर 1, चरखा चलाना, इन्होंने कार्यक्रम, क्योंकि अगर चरखे जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो अधिक से अधिक जनता जोड़ने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक। अब देखिएगा, जो तिलक स्वराज फंड के तहत, तिलक स्वराज कोष के तहत जो फंड इकट्ठा किया गया था, उसके द्वारा, है ना। अब देखिए, तिलक को लोग कितना प्यार करते थे। तिलक स्वराज कोष के तहत 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे। उसके जो चंदा इकट्ठा हुआ, यानी फंड इकट्ठा हुआ, उसके द्वारा लोगों को गांव गली जाकर चरखे बांटे गए, समझे। तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि। पहला था चरखा चलाना। उनका सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल था, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सके। चरखे जैसे शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि उस टाइम क्या, आज भी ग्रामीण भारत की आत्मा आज भी गांव में, गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसलिए गांव तक कैसे पहुंचा जाए, यानी प्रशासन की पहुंच किस तरह गांव तक हो, है ना। इस तरह के जो कार्यक्रम लाए जाते थे। जो आज की जो नीति है, आज की जो सरकार, वर्तमान समय की अगर हम सरकार की बात करें, वो इस प्रकार की नीतियों को लागू करने में असफल रही है। क्यों? अब देखिए, अगर कोई अधिकारी भी होगा, जो अधिकारी और आम जनता, लेकिन आपको पता नहीं, उसका नाम है सिविल सेवक मतलब सिविलियंस की रक्षा करना। अब देखिए, उनके बीच में कितनी दूरी होती है, यानी कितना गैप होता है। लेकिन महात्मा गांधी के अनुसार ये, आप देखिए, नौकरी करना, किसकी नौकरी करते हैं? भारत सरकार की, लेकिन नहीं, अब जनता की नौकरी करते हैं, समझे। सदस्यों की संख्या में, दूसरा लिखिए, नंबर 2, इसके अंदर सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अगला पॉइंट लिखिए, इनका एक और कार्यक्रम था, अस्पृश्यता। अधिक छुआछूत का भेदभाव हो जाता, फैला हुआ था, है नहीं। जो शूद्र हुआ करते थे, शूद्र छोटी जाति के, है नहीं, जो अल्पसंख्यक के लोग हुआ करते थे, छोटी जाति के लोग हुआ करते थे, उनसे छुआछूत जो फैला हुआ था, उसका उन्मूलन करना, उसे पूरी तरह से समाप्त करना। कुछ इस तरह के अपरिवर्तनवादी के कार्यक्रम हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3, शिक्षा का प्रसार। यहाँ लिखिए, अस्पृश्यता का मूलन, शिक्षा का प्रसार, कि किस तरह से शिक्षा का प्रसार किया जाए, है नहीं। किस तरह पाश्चात्य शिक्षा, जो पश्चिमी देशों के द्वारा जो शिक्षा दिलाई जाती थी, इंग्लैंड की तर्ज पर जो भारत में शिक्षा प्रदान की जा रही थी, उसको समाप्त कर हम किस तरह इस शिक्षा को समाप्त कर किस तरह हम स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दें, है ना।
उसके बाद देखिएगा सामुदायिक एकता पर बल दिया गया, यानी सभी समुदायों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद लिखिए सामुदायिक एकता को अपरिवर्तनकारियों के काम थे। अपरिवर्तनवादियों में अपना नाम भूलना नहीं बिल्कुल भी। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन सा? वल्लभ भाई पटेल, कौन सा? एक और नाम था श्री राजगोपालाचारी। ये नाम आपको बार बार रिपीट करने होंगे, समझे। उसके बाद शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार के बाद आप देखिएगा शिक्षा का प्रसार और सामुदायिक एकता पर बल। सामुदायिक एकता पर बल, सामुदायिक यानी एक अलग सामुदायिक एकता पर बल, एकता पर बल देने का प्रयास किया गया, बल देने का प्रयास किया गया। उसके बाद देखिएगा खादी का प्रचार प्रसार किया गया। खादी का, जो खादी वस्त्र हुआ करते थे उनका प्रचार प्रसार किया गया है नहीं, ताकि मैंने कहा गांव में किस तरह गांव तक, यानी एक पार्टी के द्वारा, उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा में 1.5 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। 1.5 करोड़ नए कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम करेंगे, समझे। इस तरह के जो कार्यकर्ता होंगे जो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। उसके बाद खादी का प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में किया गया। अब आप देखिए ये तो अपरिवर्तन कार्यों के कार्यक्रम थे। ये आपको मेंस के जो पॉइंट होंगे उसमें लिखने के बड़े काम आएंगे, है ना, ताकि आप भूलें ना। अभी हम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब बात करते हैं परिवर्तनवादियों की। किसकी? परिवर्तनवादी। ये परिवर्तनवादी लोग कैसे हुआ करते थे? परिवर्तनवादी मत भूलना उनका नाम मोतीलाल नेहरू और CR दास साहब। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किस तरह कांग्रेस के एक अधिवेशन में प्रस्ताव पारित न होने के कारण किस तरह स्वराज पार्टी का निर्माण करना पड़ा, है ना। अब देखिएगा इलाहाबाद में कांग्रेस के देखो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इलाहाबाद, कहाँ? इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। कहाँ? इलाहाबाद में। किसका? कांग्रेस का। इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में जो CR दास साहब थे, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों व्यक्ति, कुछ अन्य नेता भी थे, उनके नाम आपको नाम बताए हैं, मदन मोहन मालवीय भी थे, समझे। इनके द्वारा क्या हुआ? CR दास साहब और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक अलग पार्टी का निर्माण किया गया, जिसे आप देखिएगा जो पार्टी इनके द्वारा बनाई गई, इनके द्वारा क्या बनाई गई? एक पार्टी। उस पार्टी को जो नाम रखा गया पहली बार, अब देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इनका जो नाम रखा गया पहली बार, जो पार्टी थी उसका नाम लिखिए। 1923 में अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था 1923 में अधिवेशन हुआ, और उसमें एक पार्टी बनाई गई। एक पार्टी जो बनाई गई वो कौन सी थी? अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अखिल भारतीय, इसका भी नाम पेपर में पूछा गया है, कौन सी पार्टी बनाई गई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये पार्टी बनाई गई CR दास साहब और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कौन सी पार्टी थी? अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये बनाई गई। उसके बाद जिसे हम इस पार्टी को स्वराज दल के नाम से भी जानते हैं। स्वराज दल, ये पार्टी जो आप देख रहे हैं इसे स्वराज दल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे वे CR दास साहब इनके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष जो पार्टी बनाई गई स्वराज पार्टी, उसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास साहब। और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया। पार्टी का क्या बनाया गया? सचिव। मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया। सचिव पार्टी का, जो पार्टी बनाई गई थी। ये परिवर्तनवादी लोग थे, है ना। CR दास साहब और मोतीलाल नेहरू, इनके कांग्रेस से अलग हो गए थे। कांग्रेस से अलग होने के पश्चात इनके, लेकिन इसके अंदर सदस्य भी तो चाहिए होते थे, लेकिन सदस्य वही थे जो कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस के सदस्य ही इसके सदस्य थे, है ना। जो कांग्रेस के सदस्य ही स्वराज पार्टी के सदस्य थे, है ना। इन्होंने चुनाव में जाने का फैसला लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव हार गए। एक तरफ ब्रिटिश लड़ते थे, एक तरफ ये लड़ते थे। तो इनके द्वारा जब चुनाव लड़ा गया, चुनाव के अंतर्गत ये चुनाव में क्या हुआ? इनकी
अधिक मात्रा में, इन्हें बहुमत तो नहीं मिल पाया लेकिन इन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में सीटें जीती। विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, विधान परिषद के जो चुनाव हुए, इन्होंने अधिक मात्रा में सीटें जीती। अब देखिएगा 101 में से इन्होंने 41 सीटें जीती, 101 में से 41 सीटें। अभी देखिएगा, हाँ तो हमने बात किया कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का गठन किया जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी से बाद में इसे स्वराज दल भी कहते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद ये कब की बात है? 1923 की। आपको सारा डाटा पता होना चाहिए, इससे बाहर कोई पर्सन नहीं जाएगा। अब मेरा यकीन करिए, इतना पढ़ लेंगे तो आप कोई सा पेपर देने जाइए, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ आप किस तरह पर्सन के जो ऑप्शन होते हैं उसे किस तरह कैंसिल आउट कर सकते हैं, समझे? अब आपको बताना चाहिए स्वराज पार्टी के क्या कार्यक्रम थे। जो स्वराज पार्टी थी, तो स्वराज पार्टी का नहीं मालूम, स्वराज पार्टी के कार्यक्रम पता होना चाहिए आपको। स्वराज पार्टी के क्या कार्यक्रम थे। हाँ तो नंबर 1 लिखिए, आप हेडिंग बनाइए, स्वराज पार्टी के कार्यक्रम। स्वराज पार्टी के कार्यक्रम, स्वराज पार्टी के कार्यक्रम। इसके अंदर आप नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट आप लिखिएगा, इस स्वराज पार्टी के अंदर मैंने कहा इसका एक ही मकसद था, डोमिनेंट स्टेट प्राप्त करना, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र चाहिए जहां उनकी स्वायत्तता हो, खुद फैसला ले सके, है ना। उसके बाद भारतीयों के लिए एक नया संविधान बनाना। दूसरा, नंबर पहला, एक डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना, यानी एक प्रांतों में स्वायत्तता चाहिए थी। नंबर ए, प्रांतों में स्वायत्तता प्राप्त करना या डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना। जो स्वराज पार्टी थी, जब वो संसद के अंदर, संसद जिसे कहा आज की भाषा में संसद कहते थे, उसके अंदर जीत कर जाने वाली थी, तो उसका एक ही लक्ष्य था। जब वो आप देखिए ना, जब भी आज भी कोई चुनाव होता है तो घोषणा पत्र जारी होते हैं, तो इस तरह ही स्वराज पार्टी का भी घोषणा पत्र जारी हुआ और उनके द्वारा जनता को कहा गया कि हम किस तरह, हमारा एक ही लक्ष्य होगा, क्या? डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना। दूसरा लक्ष्य भारत के लिए संविधान बनाना। दूसरा जो उनका लक्ष्य होगा, भारतीयों के लिए संविधान बनाना। उसके बाद देखिएगा 1919 का एक्ट था, है ना, उसकी खामियों को, जो 1919 का रोलक्ट एक्ट था, उसकी खामियों को उजागर करना, इसका भी एक प्रमुख लक्ष्य रहा। यानी जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी नहीं, स्वराज पार्टी के जो कार्यक्रम रहे, नंबर 1 इसका लक्ष्य रहा कि क्या? डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना। नंबर 2 जो इसका लक्ष्य रहा, क्या? भारतीयों के लिए संविधान बनाना। नंबर 3 जो 1919 के रोलक्ट एक्ट के अंदर खामियां थी उन्हें उजागर करना, इसका लक्ष्य रहा। चलिए, बाकी इसके वही कार्यक्रम थे जो कांग्रेस के कार्यक्रम थे। आप लिख सकते हैं सभी वही कार्यक्रम जो कांग्रेस के कार्यक्रम थे, बाकी उसके कार्यक्रम वही रहे जो कांग्रेस के कार्यक्रम थे। उसके बाद अब देखिए, इनके द्वारा 1923 में चुनाव लड़ा गया। चुनाव लड़ने के पश्चात क्या हुआ? जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी को 41 सीट मिली, 101 में से 41 सीट। देखिए, अगर 10-11 सीट और मिल पाती तो बहुमत आ सकता था। और जब किसी विशेष पार्टी का बहुमत होता है, आप देखिए वो किस तरह, कोई भी अभी प्रस्ताव अगर पारित करना हो, कोई कानून पारित कराना हो, तो किस तरह उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आराम से पास करा ले जाते हैं। जिस तरह वर्तमान समय में आजकल देखिए जो सरकारें, वर्तमान मौजूदा सरकार है ना, कोई सा भी बिल पारित करना हो आसानी से पास कर लिया जाता है। क्यों? इनका बहुमत नहीं हो पाया, है ना। आइए देखिए, लेकिन फिर भी आप देखिए कोई सा पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, फिर भी 41 सीट जीती, एक अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं। और कुछ जगह तो ऐसी थी वहाँ उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। अब देखिए जैसे बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ उनके। अब देखिएगा दिल्ली हो, चाहे आपका मध्य प्रांत हो, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, आप देखिए। उसके बाद बंगाल हो, मध्य प्रांत हो, या दिल्ली हो, यूपी हो, यहाँ भी अच्छी सफलता रही। लेकिन मद्रास में अच्छी सफलता नहीं रही। क्यों?
जो था ब्रिटिशों के अंडर में था, जो मद्रास था वो ब्रिटिशों के अंडर में था, इसलिए इनकी जो असफलता रही वो कहाँ रही, ज़्यादातर मद्रास में ये असफल हुए। मद्रास के जो चुनाव, मद्रास में जो चुनाव हुआ उसमें असफल रहे, उन्हें मद्रास में कम सीट मिली क्योंकि वहाँ ब्रिटिश ज़्यादा डोमिनेट कर गए। अब देखिएगा उसके बाद ये भी बात पूछी गई है कि कौन कौन कहाँ सफल हुए, जो स्वराज पार्टी थी वो चुनाव जीतने में कहाँ सफल रही, कहाँ असफल रही, ये भी प्रश्न पूछा गया पेपर में। उसके बाद देखिएगा उसके बाद स्थानीय चुनाव, उसके बाद इनके स्थानीय चुनाव हुए। स्थानीय चुनाव में देखिए क्या हुआ, स्थानीय चुनाव कलकत्ता में हुए, अहमदाबाद में और इलाहाबाद में और पटना में अलग अलग चुनाव हुए। 1927 में भी चुनाव हुआ, 1927 में चुनाव हुआ, 1927 में भी चुनाव हुआ है। जब 1927 में चुनाव हुआ, स्वराज पार्टी की बात कर रहे हैं, स्वराज पार्टी 1923 में तो जीत गई थी, 101 आई थी। लेकिन आपको बताऊं इनके द्वारा जब ये जीत गई, जीतने के बाद है ना, इनके एक निर्णय हुआ, इन्होंने एक फैसला लिया, निर्णय क्या लिया, एक फैसला लिया कि ये अपना प्रोटेटम स्पीकर, जो स्पीकर होता था, देखिए आप देखिए आज भी जाइए लोकसभा में, जाइए लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का स्पीकर होता है, तो उस समय इन्होंने अपना स्पीकर बनाने का निर्णय लिया, अपना स्पीकर बनाने का निर्णय लिया। और उसका नाम भी पेपर में बार बार पूछा जाता है, उसका नाम आपको बताना चाहिए कौन सा था, है ना। अपना स्पीकर, वो स्पीकर कौन थे, वे थे विट्ठल भाई पटेल को इन्होंने 1923 में, कब, नवंबर 1923 में इन्होंने विट्ठल भाई पटेल को प्रोटेटम स्पीकर बना दिया। और ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया, किसे प्रोटेटम स्पीकर बनाया गया। स्पीकर जो वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं, है ना, तो इन्हें स्पीकर बनाया विट्ठल भाई पटेल को। ये स्वराज पार्टी के ही एक नेताओं में से एक थे, एक नाम था इनका विट्ठल भाई पटेल का। उसके बाद इस तरह धीरे धीरे उसके बाद एक चुनाव और होगा, वो होगा 1927 में। 1927 में जो चुनाव हुआ वो हुआ स्थानीय चुनाव, जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं। उसके अंदर क्या हुआ, जो स्वराज पार्टी थी धीरे धीरे इसके अंदर ये एक विशेष पार्टी के रूप में नहीं उभर पाई। क्यों, जो चुनाव थे उसके बाद हुआ क्या, ब्रिटिशों ने नहीं उभर पाई। कारण ये था, एक तो क्रांतिकारी ज़्यादा एग्रेसिव थे, दूसरा ये भी था कि धीरे धीरे इसका जो अस्तित्व था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया। क्यों, कारण इसके कुछ अन्य कारण है। 1927 के चुनाव में जब हुआ ऐसा कि ये स्थानीय चुनाव थे उसमें तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। लेकिन 1927 में इस तरह जिस चुनाव में अब जीती थी, जो विधान परिषद का चुनाव था, उसके अंतर्गत ये डोमिनेट नहीं कर पाई। मद्रास के अंदर सफलता मिली, बाकी सब ये धीरे धीरे पूरी पार्टी पूरी तरह फॉलोअप होती चली गई और ये किस तरह पृष्ठभूमि चली गई, ये पार्टी है ना, ये पार्टी मतलब ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाई, ये धीरे धीरे पृष्ठभूमि चली गई। लेकिन इस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने कुछ महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई। जितना मैंने इसके बारे में समझाया आपको, इतना ही इसे लेकर पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। किसी भी पेपर में और कोई एडवांस प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा आपसे वादा। मैं आपको प्रश्न भी दिखा सकता हूँ, जब मैं एक क्वेश्चन आंसर सेट चलाऊंगा ना, तब आपको पता लगेगा, समझे। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। किसकी, साइमन कमीशन की। तो ये हमारा देखिए, दोबारा देखिए, मैंने कहा दोबारा सुनिए मैं क्या क्या बता, क्या हुआ। मैंने कहा महात्मा गांधी जेल चले गए थे, जेल जाने के बाद 6 वर्षों की सजा हुई, 2 वर्षों की सजा काटकर वापस से लौट आए। जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें गहरी निराशा छा गई। गहरी निराशा परिणाम स्वरूप नतीजा यह हुआ कि जो निराशा छाने के पश्चात नतीजा यह निकला कि कांग्रेस 2 खेमे बढ़ती हुई दिखाई दी। कुछ एक खेमा ऐसा था, कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे थे जो परिवर्तन लाना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे। उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया। उन्हें कहा गया कि नो चेंजर्स है, इन्हें चेंजर्स कहा गया। चेंजर्स मतलब अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं। परिवर्तनवादी, इन्हें नो चेंजर्स कहा गया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते। अपरिवर्तनवादियों के कार्यक्रम आपने पढ़ा, इनमें तो कुछ प्रमुख परिवर्तनकारियों के अंदर कुछ प्रमुख नेताओं के नाम दिखाई देते हैं। जैसे आप देखिएगा CR दास, मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा किस तरह कांग्रेस के अंदर एक अधिवेशन, कांग्रेस के नियमित अधिवेशन के अंतर्गत अपना प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो फलस्वरूप नतीजा यह निकला, CR दास साहब को अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी। जब अलग पार्टी बनानी पड़ी तो उन्हें नतीजा यह निकला कि जो पार्टी थी उन्हें
अपनी एक अलग इलाहाबाद में एक पार्टी का निर्माण करना पड़ा। जो पार्टी बनाई गई उस पार्टी का एक अलग नाम रखा गया। आप इसे भली भांति जानते हैं, देखिएगा इसका नाम अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे हम स्वराज दल भी कहते हैं, जिसे आज वर्तमान समय में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। समझे? आप देखिएगा धीरे 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 उसने चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने कुछ सीट भी जीती, कुछ सीटें जीती, कितनी 101 में से 41 सीट जीती, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। आप देखिए कुछ जगह तो बहुत ही अच्छे से सफलता मिली, है ना। आप देखिए ये आपका दिल्ली वाला क्षेत्र हो, चाहे यूपी वाला क्षेत्र हो, चाहे बंगाल मध्य प्रांत हो, यहाँ तो इन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मद्रास में अच्छी खासी सफलता नहीं मिली क्योंकि ब्रिटिश डोमिनेट करते थे। धीरे 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 1927 का चुनाव हुआ और स्थानीय स्तर पर जो नगर पंचायत के चुनाव हुए उन्होंने भारी सफलता हासिल की। लेकिन बाद में देखिएगा जो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव थे, हमारे जो चुनाव हुए 1927 का चुनाव हुआ, 1927 के ये पार्टी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली गई। 1927 के चुनाव में केवल मद्रास को छोड़कर, मद्रास में सफलता मिली, बाकी सब जगह ये डोमिनेट नहीं कर पाई और ये पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो गई। 1931 तक ये पार्टी समाप्त हो गई थी। बाद में जाकर इसके नेताओं को भी कांग्रेस के साथ डोमिनेट करना पड़ेगा। समझे? अब तक हमने यहाँ पढ़ लिया। अब क्या होगा? 1927 तक का समय आया। 1927 में आप देखिएगा, है ना, 1927 में एक आयोग आने वाला है। उस आयोग के अंदर 8 प्रकार के सदस्य, 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था। 7 सदस्य थे, उनमें से एक अध्यक्ष था। 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था जिसका नाम था सर जॉन साइमन। अब वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इंग्लैंड के रहने वाले भारत में आने वाले हैं अपने सदस्यों के साथ। आने वाले क्यों हैं? साइमन कमीशन मतलब आयोग, यानी 7-8 लोगों का एक समूह, 7 लोगों का एक समूह था। उसमें से 7वें एक व्यक्ति का, जो उनके 7 लोगों की अध्यक्षता कर रहा था, उन लोगों की जो अध्यक्षता कर रहा था उसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे। उन्हें भारत की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए भारत आना था। इसे साइमन कमीशन या साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, तो अब हम आपको साइमन कमीशन बताएंगे कि साइमन कमीशन है था क्या। हाँ, तो बात कर रहे थे किसकी? साइमन कमीशन की। किसकी? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कमीशन को हम ये आप वर्ड देख रहे हैं कमीशन, इसका मतलब हिंदी में आयोग होता है। क्या होता है? आयोग। साइमन कमीशन की बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था एक्चुअली, साइमन कमीशन आने का कारण क्या था, कि साइमन कमीशन आया क्यों, आपको पता होना चाहिए। 1919 अभी जब हम आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे कि भारत में किस तरह संविधान का विकास हुआ, संविधान बनाया गया किस तरह, ये भी आपको हिस्ट्री के अंदर ये पार्ट पढ़ाने वाले हैं। उसके अंदर बताएंगे आपको, एक नियम पढ़ाएंगे, एक अधिनियम पढ़ाएंगे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। उसे भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं, है ना। क्या कहा हमने? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1919 इस नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि हर 10 वर्ष पश्चात भारत की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा होगी। मतलब समझाएंगे भी आपको, समीक्षा होगी। अब देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1919 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात भारत की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा होगी। लेकिन हुआ क्या? देखिए संवैधानिक स्थिति की समीक्षा करने का मतलब, आप इसे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 मतलब 1919 के अंतर्गत यह प्रावधान किया जाता था। इस तरह के जो कानून लाए जाते थे इनके द्वारा यह बताया जाता था कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, यानी जब तक नया कोई नियम
अधिनियम नहीं आया। देखिए इसके बाद 1935 का अधिनियम आएगा। भारत में शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन इन्हीं कानूनों के, इन्हीं नियम कानून के द्वारा चलाया जाएगा। अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट हो, चाहे 1833 का हो, जितने भी अलग अलग समय पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, किस तरह मैंने कहा जब जो आपकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद धीरे धीरे समय समय पर इस तरह के चार्टर्ड एक्ट या अधिनियम या कानून पारित हुआ करते थे इंग्लैंड से, और यहाँ पर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया करते थे। इनमें से एक प्रमुख था कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मैंने कहा मैं आपको पूरा का पूरा उसकी टॉपिक जो होगा साइमन कमीशन ही पढ़ेंगे तो उसकी समीक्षा करेंगे, आपको आपके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, तो 1919 का जो नियम था उसके अंतर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा होगी कि भारत के अंदर किस तरह का संविधान है, यानी किस तरह का संविधान लाना चाहिए। अब भारत होगा क्योंकि 10 साल बाद स्थिति बदल जाती है। आप देखिएगा तकनीकी कभी एक जैसी रहती है नहीं, लगातार बदलती रहती है। आप देखिए आज हम कैमरे के सामने डोमिनेट कर रहे हैं, अगली बार कुछ और होगा, यहाँ बोर्ड की स्थिति चेंज होगी, 2 साल बाद देखिएगा, समझे। उसके बाद 2 साल बाद कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर कुछ अनसर्टेन है, फ्यूचर भविष्य अनिश्चित होता है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 वर्ष पश्चात भारत की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा, तो ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 10 वर्ष के पश्चात भारत की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा करनी होगी। देखना होगा कि भारत के अंदर कौन कौन से संसाधन मौजूद है और किस किस संसाधन का वितरण क्या आम आदमी तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। संवैधानिक स्थिति की संरचना, संविधान के मतलब संविधान बनाना चाहिए, कैसा संविधान बनना चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा ना, जब उसके अंतर्गत भी इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे, है ना। ये जो प्रावधान लाए जाते थे समीक्षा करने के बाद लाए जाते थे। तो समीक्षा करने के लिए कांग्रेस के अंदर अब आपको थोड़ी सी राजनीति समझनी होगी, यानी ब्रिटिशों की राजनीति समझनी होगी। आप देखिएगा जो इंग्लैंड था आपका, है ना, जो आपका इंग्लैंड था, इंग्लैंड के अंदर 2 पार्टी आपको दिखाई देगी। जो इंग्लैंड था उसके आपको 2 पार्टी दिखाई देगी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लिबरेशन पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लिबरेशन पार्टी। उस समय इंग्लैंड के अंदर 2 पार्टी थी, कंजर्वेटिव और लिबरेशन पार्टी। जो ब्रिटिश अधिकारी, ये लिबरेशन पार्टी, ये मजदूरों की पार्टी थी, है ना। आप देखिएगा ये जो कंजर्वेटिव पार्टी, ये मुख्य रूप से इंग्लैंड में यही डोमिनेट करती थी। आप देखिएगा जो लिबरल पार्टी थी, जो आपका साइमन कमीशन होगा, मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 99 लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था, उसके तहत यह प्रावधान किया गया था। भारत के अंदर पहुंचकर 10 वर्षों के पश्चात भारत के अंदर पहुंचकर 10 वर्षों के पश्चात संवैधानिक स्थिति की समीक्षा करनी होगी। लेकिन अब 19 में 10 जोड़िए तो 1929 में आना चाहिए था। तो फिर ये साइमन कमीशन 1927 में क्यों चलाया? 2 साल पहले क्यों चलाया? जो आपसे पूछा साइमन कमीशन कब आया भारत, तो आपको बता दें 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था साइमन कमीशन। घोषणा 1927 में कर दी गई कि साइमन कमीशन आने वाला है। साइमन कमीशन में होता था क्या, इंग्लैंड की सरकार के द्वारा, है ना, 7 सदस्यीय एक आयोग बनाया गया। 7 सदस्यों को बुलाया गया कि आप बैठो, आपको भारत जाना होगा, आप पढ़े लिखे जानकार हो, है ना, अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, है ना, और किसी भी देश की पृष्ठभूमि की समीक्षा करनी हो, संवैधानिक स्थिति कि वहाँ शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किस तरीके से हो रहा है ना, अगर आपको किस तरीके से हो रहा है, अगर आपको इसकी समीक्षा करनी होगी तो इसके लिए कुछ दिग्गज लोगों को बुलाया गया। उनमें से 7 के नाम आपको बताना चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको 7 के नाम बताता हूँ। 8 सदस्यीय दल, 8 सदस्यीय दल, 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। 7 सदस्य एक दल था, है ना, लाया गया। उनके नाम बताऊंगा आपको। इसके पीछे लाया क्यों गया, 2 साल पहले कैसे आ गया? आप ये तो 1929 में आना चाहिए था। जो साइमन कमीशन था ये 1929 में आना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले कैसा आया? अब देखिएगा, इसे आना चाहिए था 1929 में, लेकिन 2 साल पहले क्यों आया? इसके लिए ब्रिटिश राजनीति जिम्मेवार है। अब देखिएगा ब्रिटिश राजनीति के अंतर्गत आप देखिए ब्रिटिश की राजनीति जिम्मेवार है। ब्रिटिश की राजनीति जिम्मेवार हैं। ब्रिटिश की राजनीति जिम्मेवार है। ब्रिटिश की राजनीति, और ब्रिटिश के अंदर 2 पार्टी पाई जाती है। ब्रिटिश के अंदर 2 पार्टी पाई जाती है। नंबर 1 देखिए कंजर्वेटिव पार्टी, नंबर 2 लिबरेशन पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी होगी, है जो एक लिबरेशन पार्टी होगी, ये भारतीय पक्ष करती थी। जो कंजर्वेटिव पार्टी लेकिन अधिकांश जो भारतीय राजनीति में या भारतीय कानून बनाने में जो डोमिनेट करती थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी। ये हमारी कौन सी पार्टी थी? लिबरेशन पार्टी थी। लिबरेशन पार्टी ये कौन सी थी? कंजर्वेटिव पार्टी थी। ये कौन सी पार्टी थी? कंजर्वेटिव पार्टी। ये कौन सी? लिबरेशन पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के अंतर्गत क्या प्रावधान किए जाते? कंजर्वेटिव पार्टी के अंतर्गत जो कानून बनाया जाता था उसी के द्वारा भारत के अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता था। समझे?
आप देखिए ना, आज का संविधान जो है, अगर आप उसको मुख्य रूप से देखिएगा तो पाइएगा उसके अंदर कि जो भारत के अंदर देश शासन प्रशासन जो चला जाता है, संचालित होता है देश के अंतर्गत, उस वो भारतीय संविधान के तहत होता है। तो संविधान किसे कहते हैं, है ना? किसी भी देश का संविधान उसकी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन की जानकारी देता है आपको। कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरेशन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरेशन पार्टी, दो पार्टी डोमिनेट करती थी। लिबरेशन पार्टी उदारवादी पार्टी थी, है ना, ये भारतों को पक्ष करती थी, ये नहीं करती थी। उसके बाद इस पार्टी के द्वारा, इस पार्टी को यानी ब्रिटिशों को डर था कि भारत में जिस तरह का माहौल फैल रहा था, अब देखिए भारत में किस तरह का, जिस तरह का माहौल फैल रहा था, है ना, जिस तरह का माहौल फैल रहा था कि भारत में कहीं ऐसा ना हो कि जो भारतीय हैं अब देखिए क्रांतिकारी चरण भी अपने चरम पर रहा। 1923-24 में किस तरह एक्टिव हुए वे लोग। उसके बाद अलग अलग प्रकार के आंदोलन, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या फिर स्वराज पार्टी के द्वारा किस तरह अलग अलग क्षेत्र की मांग करना हो, अलग अलग डोमिनियन स्टेट की या भारतीयों के लिए संविधान बनाने की मांग करना हो, तो इससे भारतीयों को कहीं ना कहीं खतरा था। तो इन्होंने एक चाल चली, यहाँ एक बिल पास कराने की कोशिश की, यानी संसद में, इंग्लैंड की संसद में एक बिल पास कराया। और साइमन कमीशन को बिल पास कराने के पश्चात साइमन कमीशन को जहाँ 1929 में आना था उसे 2 साल पहले आना पड़ा। इन्होंने एक साथ 8 सदस्यीय एक आयोग बनाया, जिसमें से एक अध्यक्ष था, यानी जो पहला सदस्य था इनका, पहले जो अध्यक्ष था इनका 7 सदस्यों को डोमिनेट कर रहा था। 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों के नाम भी बताऊंगा आपको, इनके नाम पूछे जाते हैं पेपर में। 7 सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। यानी जब इंग्लैंड आए थे, इंग्लैंड में भी कहाँ आए थे, इंग्लैंड से आए थे ये 7 सदस्य और एक अध्यक्ष। जो एक इनका अध्यक्ष था उसका नाम तो बहुत ही फेमस है, इन्हें जाना जाता है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, साइमन आना था, इनको लेकर आना था, 7 बंदों के साथ लेके आना था, है ना। सर जॉन साइमन 7 सदस्यों के साथ आना था। इसलिए इस पूरे इन 8 लोगों की टीम को मिलाकर संविधान साइमन कमीशन या साइमन आयोग बोला गया। आप देखिए ये साइमन कमीशन या 8 लोगों की जो टीम थी, है ना, वो आ रही थी, वो आई बॉम्बे में। अब बॉम्बे में 3 फरवरी को पहुंची। कहाँ पहुंची, कब पहुंची? 3 फरवरी में। 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को, है ना, बॉम्बे। कहाँ? बॉम्बे। सर जॉन साइमन कमीशन 8 सदस्यों के साथ कहाँ पहुंचा? बॉम्बे पहुंचा। समझे? आइए, लेकिन देखिएगा पहले आपको इन 7 व्यक्तियों के नाम बताते हैं। नंबर 1 का तो नाम आप लिखिएगा, इनके 7 के 7 व्यक्तियों के नाम लिखिएगा। नंबर 1 आप लिखिए सर जॉन कमीशन। उसके बाद नंबर 2 लिखिएगा, सर जॉन कमीशन के बाद नंबर 2 लिखिएगा। नंबर 2 हॉटसन। उसके बाद लिखिएगा हॉटसन। नंबर 3 लिखिएगा क्लाइमेट इटली। नंबर 3 क्लाइमेट। नंबर 4 लिखिए, आप लिखिए स्ट्रेंथ कौन? नंबर 5 लिखिए कनिंघम। नंबर 6 नाम लिखिए लेनफोक्स। 7वां नंबर 7 लिखिए केडिगम। ये 7 सदस्य एक आयोग था, जिसमें 8 के 7 जो इन्हें डोमिनेट कर रहे थे, ये अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, अध्यक्ष। कौन? सर जॉन साइमन किसके क्या थे? अध्यक्ष, है ना। ये 7 सदस्य थे इनके। तो कितने सदस्य हो टोटल मिलाकर? 8 सदस्य। कितने? 8 सदस्य आपको। उसके बाद अब देखिए नीचे के जो 4 सदस्य आपको दिखा देंगे, नीचे के जो 4 सदस्य थे, है ना, इन सदस्यों को आप देखेंगे तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कंजर्वेटिव पार्टी भारत में इंग्लैंड में 2 पार्टी थी मुख्य रूप से, एक तो कंजर्वेटिव की लिबरेटिव, लेकिन सर जॉन साइमन थे वे लिबरल पार्टी के थे। अब देखिएगा साइमन कमीशन में जो आया था, भारत की समीक्षा करनी थी, भारत के बारे में जानकारी देनी थी, है ना, भारत की समीक्षा करनी थी, भारत की जानकारी देनी थी। जितने भी व्यक्ति थे, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कंजर्वेटिव, क्या तो वो ऐसा था कि कंजर्वेटिव पार्टी से था या लिबरेशन पार्टी से था, लेकिन कोई भी व्यक्ति, आप देखिए 8 के 8 सदस्यों में से एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था।
जब भारतीय नहीं था, भारतीय की उसकी जानकारी हुई कि 3 फरवरी 1928 को यहाँ बॉम्बे के अंतर्गत बॉम्बे में एक आयोग पहुंचने वाला है जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। अब साइमन का एक व्यक्ति 8 के 8 व्यक्ति, भारतीयों का नाम निशान तक नहीं। अब देखिए भारत के रहने वाले लोगों को, भारतीयों को ज़्यादा जानकारी हो सकती है लेकिन उनको उनको ज़्यादा भारत के अंदर रहने वाले लोगों को भारत की जानकारी ज़्यादा होगी ना, तो भारत के लोगों को इसके अंदर रखा जाना चाहिए था। इसलिए इस कमीशन के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भारतीय था। ये आया भी नहीं, ये तब तक आया भी नहीं जब तक धीरे धीरे ये आता रहा, यानी रास्ते में रही ये लोग। भारत में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने स्टार्ट हुए। इतना खतरनाक मात्रा में प्रदर्शन हुआ, इसने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी। आप देखिएगा कुछ ऐसी रोचक घटनाओं की जानकारी मिलती है ना, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस कमीशन को, इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, इसलिए इस कमीशन को आप, जो आपका साइमन कमीशन आया, इसे व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत आयोग भी कह के नाम से जानते हैं। व्हाइट मैन कमीशन, इसे जानते हैं व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, तो इसका बड़े व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। अब देखिएगा इसका विरोध अलग अलग स्थानों, भारत में प्रत्येक जगह इसका विरोध हुआ। अब देखिए, मैंने जब आपको क्रांतिकारिणी चरण पढ़ाया था, किस तरह साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए, है ना, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए, है ना, लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। और अब देखिए लाला लाजपत राय सब नेताओं को बड़ी अधिक मात्रा में पीटा गया। अब देखिएगा साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध करते करते, है ना, कारण हमने कहा साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, कारण था इसमें एक भी भारतीय नहीं था। पहली बात तो साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन का विरोध होना स्टार्ट हो गया। क्यों होना स्टार्ट होगा, इसमें एक भी क्या नहीं था, भारतीय नहीं था। क्या नहीं था, भारतीय नहीं था। आप नोट्स बनाते रहिएगा, है ना। हमने कहा साइमन कमीशन का विरोध होना स्टार्ट हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। आप हेडिंग बनाइए काफी में, साइमन कमीशन के विरोध का कारण। जिस तरह मैं कहूँ इस तरह आपको लिखना होगा, है ना। कारण सभी सदस्य ब्रिटिश थे, यही कारण था इसका विरोध का कारण था। कारण में लिखो सभी सदस्य ब्रिटिश थे या एक भी भारतीय नहीं था, मतलब एक ही है। कलकत्ता में इसका विरोध सुभाष चंद्र बोस ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। और देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका विरोध किया गया। समझे, आगे देखते हैं, चलो। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में किस किस व्यक्तियों ने इसका विरोध किया। आप देखिए, अगर आप देखिए कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका विरोध किया गया। आप नाम लिखिएगा, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा, और लाहौर में जब लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया तो लाला लाजपत राय को मतलब लाठी डंडों से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आप देखिएगा इसका बदला बाद में भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु के द्वारा भी लिया गया। आप देखिए जब लाला लाजपत राय की पिटाई की गई, और यहाँ आप देखिए जो नेहरू थे, है ना, नेता बनने का उन्हें भी एक अच्छा खासा अवसर मिला, उनकी भी बहुत बेहतरीन तरीके से पिटाई हुई। अब देखिएगा, है ना, जवाहरलाल नेहरू की खतरनाक पिटाई हुई, गोविंद वल्लभ पंत की भी खतरनाक तरीके से पिटाई हुई। यानी जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन्हें बहुत अधिक मात्रा में मारा गया। क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे। लेकिन साइमन कमीशन में है था क्या ऐसा, है ना, वे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले थे। अब देखिएगा जब साइमन कमीशन आने वाला था, उसकी किसी ने अच्छे से रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं। भारतीयों के लिए कुछ अच्छा प्रावधान भी किया गया था, भारतीयों के लिए परिपक्ष में बात की, लेकिन इसका विरोध, इस परिप्रेक्ष्य में इसका ज़्यादा विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, है ना। यानी समझा भी नहीं और देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, सीधा विरोध करना स्टार्ट कर दिया। हम उसके संपर्क में नहीं है, विरोध करना जायज़ था क्योंकि राष्ट्रीय एकता की भावना इतनी मजबूत थी, समझे। लेकिन देखिए उसके बाद लखनऊ में ख्याति कुजुम्मा के द्वारा, आप देखिए लखनऊ में विरोध किया गया, जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया, और विरोध की स्थिति यहाँ तक आ पहुँची। आप देखिएगा
एक गुब्बारे मतलब काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े गुब्बारे लाए जाते थे और उन पर जब सरकार पिटाई करती थी, जब नारे लगाने से मना करती थी, तो गुब्बारे पर लिखा साइमन कमीशन गो बैक, और अधिक मात्रा में, है ना। आप देखिए इस तरह एक बैलून हुआ करता ना, बैलून, उस बैलून पर लिखा था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने स्टार्ट हुए, है ना। लखनऊ में एक व्यक्ति का नाम मिलता है ख्याति कुजम्मा, है ना। इन व्यक्ति इनके द्वारा जो आंदोलन का इनके आंदोलन में इनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला गया, उसमें साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए और आंदोलन करने का स्वरूप ही बदल दिया गया। अब देखिए आंदोलन किस तरह किए गए, एक गुब्बारे पर लिखकर, एक बैलून पर लिखकर किस तरह साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अधिकांश लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, है ना। आप नोट में लिखिएगा, अधिकांश लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। लेकिन आपको बताइए, पता होना चाहिए, कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया। अगर आप इस व्यक्ति को, और इनमें से कुछ बहुत बड़े व्यक्ति का नाम मिलता है, अब देखिएगा, है ना, जो एक बहुत बड़ा नाम है व्यक्ति का जिनका नाम मिलता है, जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन भी किया, है ना। अब आप सोच रहे होंगे वे तो गद्दार रहे होंगे पक्का, लेकिन ऐसा नहीं है ना। चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है ना। जब साइमन कमीशन का समर्थन किया गया, मैंने कहा साइमन कमीशन को अच्छी तरह कोई परख ही नहीं पाया। अब देखिए इनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति है जिनका नाम मिलता है, वे व्यक्ति हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया, अगर आप इसे राष्ट्र हित में देखिए, मैंने कहा हर कोई भी बात हो या कोई सिद्धांत हो, उसके दो पहलू हो सकते हैं, है ना। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर राष्ट्र हित से देखें तो ये गलत था, क्योंकि जब सारा देश एकजुट में बना हुआ था तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीयों का साथ देना चाहिए था। लेकिन अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नजरिए से देखें तो उनके हिसाब से सही था। क्यों? क्योंकि पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे और ऐसा उन्हें एक मतलब अपना अवसर खोज रहे थे, यानी दलितों के लिए निर्वाचन, क्योंकि दलितों की मानव स्थिति पहले से सही नहीं थी। अब देखिए किस तरह छुआछूत, है ना। आज भी देखिए अलग अलग क्षेत्र में इस तरह के अनेक प्रकार की घटनाएं आती रहती है, अखबार, न्यूज़पेपर, है ना, सोशल मीडिया पे इस तरह के चीज़ें सर्कुलेट होती रहती है, समझे। तो हमने कहा तो कुछ विशेष व्यक्ति थे जिन्हें अगर राष्ट्र हित में देखेंगे तो साइमन कमीशन का समर्थन करना कहीं भी तार्किक नहीं माना जाएगा, यह गलत ही माना जाएगा अगर राष्ट्र हित में देखोगे। लेकिन बी आर अम्बेडकर के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया क्योंकि वे जानते थे ये भारतीयों के लिए अच्छी बात है, समझे। साइमन कमीशन का भारतीयों के लिए अच्छी बात है। मैंने कहा आप खुद ही पढ़ेंगे तो अच्छी बात दिखाई देगी आपको, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट पढ़ेंगे आप, है ना। 1931 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होगी, अभी तो वो समीक्षा करेगा, है ना। आपको बताएंगे कब से कब तक रहेगा यहाँ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही समर्थन किया गया, कुछ विशेष व्यक्ति थे। आप लिखिए समर्थन हेडिंग बना लीजिए, डिस्पेस क्लास एसोसिएशन के हैं, डिस्पेस क्लास एसोसिएशन इनके बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवध के तालुकदार भी थे। उसके बाद सिंह संगठन भी थे, सिख संगठन, कुछ सिख संगठन यानी जो सिख कहते हैं सरदार जी होते थे, वे भी चाहते थे कि हमें निर्वाचन पद्धति मिल सके, इसलिए उनके द्वारा भी मिलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ मिलकर किस तरह साइमन कमीशन का समर्थन किया गया, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद कारण था दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यही कारण था उन्हें समर्थन करना पड़ा, है ना, क्योंकि दलितों की स्थिति सही नहीं थी। अब देखिए किस तरह उनके साथ भेदभाव हुआ करता था। लेकिन आप देखिए महात्मा गांधी का इनके साथ वैचारिक मतभेद भी रहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेद भी रहा, यही कारण था, है ना। अब देखिए महात्मा गांधी को भूख हड़ताल करनी पड़ी, है ना, उन्होंने अनशन करना पड़ा, अनशन हड़ताल पर बैठ गए, उन्होंने काफ़ी दिन तक 21 दिन तक उपवास नहीं किया, समझ में आया। अब देखिए उसके बाद चलिए बात करेंगे इस टॉपिक पर, आगे की बात करेंगे। मोहम्मद शफी का एक ग्रुप था, उन्होंने भी समर्थन किया। मोहम्मद शफी का ग्रुप था एक, उन्होंने भी समर्थन किया। समझना, जितने मैं आपको पॉइंट बोलते जा रहा हूँ ये सारे पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन का काम करेंगे, एक एक पॉइंट आपको लिखना होगा। साइमन कमीशन का प्रतिवेदन 1931 में, हमने कहा साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका प्रतिवेदन आया 1931 में। और अब देखिए जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन जो का प्रतिवेदन आया, रिपोर्ट आई उसकी साइमन कमीशन की, वो 1931 में प्रकाशित हुई और उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे, ध्यान से सुनिएगा। कहीं भी भारतीयों के लिए बुरी बात नहीं थी, अच्छी बात थी। सुना भी नहीं और सीधा विरोध करना स्टार्ट कर दिया, है ना। हम भारतीयों के विपक्ष में नहीं है, समझ में, लेकिन भारतीयों के पक्ष की बात थी, विरोध करना जायज था, करना भी चाहिए था, समझे, लेकिन पढ़ना भी तो चाहिए था, समझे। देखिए केंद्र में सेंट्रल असेंबली हो, सेंट्रल असेंबली,
क्या मतलब भारतीयों के लिए, भारतीयों के पूरे केंद्र के अंतर्गत एक असेंबली बनाई जाएगी, एक सभा बनाई जाएगी। आज देख लीजिए, आज भी एक सभा है ना। आज की तुलना वर्तमान से करते हैं, वर्तमान समय से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो साइमन कमीशन था उसकी रिपोर्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्र में एक सेंट्रल असेंबली हो, एक केंद्रीय सभा हो, समझे। उसके बाद ये कहा गया जिसका जिसका कार्यकाल 5 वर्ष हो। आज देखिए, आज भी वर्तमान समय में है ना, जो लोकसभा को देख लीजिए, लोकसभा सेंट्रल असेंबली तो है ना, केंद्रीय सभा ही तो है, उसके अंदर उसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं है। तो इसमें कहाँ, इसमें भारतीय के लिए कौन सी गलत बात थी। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाना उचित, लेकिन पहले पढ़ना भी जरूरी था। चलिए, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों का अनुपात अपरिवर्तित हो, यानी एक तो निर्वाचित, एक मनोनीत सदस्य हो, निर्वाचित सदस्य भी हो और मनोनीत सदस्य हो। आज भी देखिए आप, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं संसद के अंदर, कुछ मनोनीत किए जाते हैं, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। राज्यसभा में देखिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आप खुल के देख लीजिए, भारतीय संविधान देख लीजिए। द्वैध शासन का उद्देश्य समाप्त और प्रांत में स्वायत्तता दी जाए। आप देखिए, स्वराज पार्टी बनाई गई थी, उसकी स्वराज पार्टी बनाई गई, उसके द्वारा उसकी मांग क्या थी, डोमेन स्टेट प्राप्त करना। ये आपका साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत भी यह प्रावधान किया गया कि डोमेन स्टेट प्राप्त करने राज्यों को स्वायत्तता दे दी जानी चाहिए। उसके बाद पृथक निर्वाचन पद्धति सैद्धांतिक रूप से गलत है। उन्होंने कहा पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं देंगे, पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं देने की बात कही गई। तो देखिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिएगा, है ना, आप देखिएगा अब देखिएगा जब ये हुआ ये कि पूरे देश में किस तरह साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने स्टार्ट हुए और देश के अलग अलग क्षेत्र में भयानक और भयंकर प्रदर्शन हुए, जिसके कारण कुछ प्रमुख नेताओं की जानें भी चली गई और अलग अलग प्रदर्शन करने का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीका था। परिणाम स्वरूप एक भारत का सचिव था, बर्कन हेड, इसका नाम आपको बताना चाहिए। उसने कहा, उसने एक घोषणा की और कहा अगर हम ब्रिटिश लोग अगर भारत का संविधान नहीं बना सकते तो आप भारत का संविधान बनाइए। कांग्रेस को कहा गया, कांग्रेस से कहा गया कि आप भारत का संविधान बनाइए, है ना, कांग्रेस से कहा गया कि आप भारत का संविधान बनाइए और हमें रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, समझे। अब कांग्रेस थी, कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण काम था संविधान बनाना, ऐसे थोड़ा ही संविधान बनता। तो कांग्रेस के अंदर 8-9 सदस्य मिलकर उन्होंने संविधान बनाने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि हम संविधान बनाएंगे। चलिए, हाँ, तो बात करते हैं किसकी, बर्केन हेड की। ये कौन था, भारत सचिव जितना भारत का राष्ट्रपति होता है, बर्केन भारत सचिव था। इन्होंने कहा आप भारत का संविधान बनाइए, है ना। बर्केन हेड था, ये भारत सचिव था। इन्होंने चुनौती दी भारतीयों को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया और सभी दलों का मान्य संविधान बने। ऐसा संविधान बनाया जाना चाहिए जो सभी दलों को मान्य हो। आप एक ऐसा संविधान बना दीजिए। जब आप साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे हैं, है ना, तो आपको कहा इन्होंने एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाया, एक सम्मेलन बनाया। उस सम्मेलन के अंतर्गत यह कहा गया आप एक ऐसा संविधान बनाइए जिस पर सबकी सहमति हो। क्या अभी कभी कोई ऐसा कानून या प्रावधान बनाया जा सकता है जिस पर सब सहमत हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे। भारत के अंदर विविधता है और विविधता होने के बावजूद यहाँ अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की जातियाँ डोमिनेट करती है। तो ऐसा कोई कानून लाना बहुत मुश्किल था जिसमें सब सहमत हो, प्रत्येक दल सहमत हो, है ना। अब देखिए, मुस्लिम लीग कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती थी। मुस्लिम लीग में अलग देश की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को देखिए, उनके किस तरह नकारात्मक राजनीति के भारत के 2 टुकड़े कर डाले। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ,
इन्होंने कहा सभी दलों को मान्य हो। हाँ, तो एक सम्मेलन बनाया गया, इसके द्वारा इन्होंने एक सभा करी, तो उन्होंने चुनौती दी कि आप एक ऐसा संविधान बनाओ जो सभी को मान्य हो। एक ऐसा संविधान बनाने की मांग की गई जो सभी के लिए मान्य हो। एक ऐसे संविधान के बारे में कहा गया। अब देखिएगा, उसके बाद एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाया गया दिल्ली में। एक सर्वदलीय कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में क्या बुलाया गया? सम्मेलन बुलाया गया कांग्रेस का। किसका? कांग्रेस का। और उन्होंने जो चुनौती दी थी बर्कनहेड ने, जो भारत सचिव था, इनके द्वारा जो चुनौती दी गई थी, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। इस चुनौती को क्या कर लिया गया? अस्वीकार कर लिया गया। और इसके लिए क्या हुआ? फिर एक दूसरी सभा हुई, मुंबई में। कांग्रेस की दूसरी मीटिंग हुई मुंबई में। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ एक समिति बनाई गई जिसे हम जानते हैं नेहरू समिति के नाम से, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद एक समिति बनाई गई, दूसरी सभा हुई मुंबई में एक समिति बनाई गई जिसे हम नेहरू समिति के नाम से जानते हैं। और नेहरू समिति का एक ही उद्देश्य था, 8-9 सदस्य थे इसके अंतर्गत, है ना। मोतीलाल नेहरू भी इनमें से एक थे। 8-9 सदस्यों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को हम इसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इन्होंने कहा ये 8-9 सदस्य मिलकर, डॉक्टर बी आम्बेडकर इसमें नहीं थे, इन्होंने कहा ये 8-9 सदस्य मिलकर एक संविधान बनाएंगे। उस संविधान को हम भारत के, उस संविधान को, जो संविधान होगा उससे देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होगा। और जो नेहरू समिति के द्वारा जो संविधान प्रस्तुत किया जाना था, अब बर्कनहेड भी था तो भारत सचिव था, इनके सबके सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। आइए उस रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा हुआ था। उस रिपोर्ट को जिस नाम से जानते हैं, उस रिपोर्ट को आप नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो 1928 में प्रकाशित हुई। कब? 1928 में, है ना। कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, है ना। मैंने कहा नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई थी, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। देखिए क्या हुआ। क्योंकि बर्कनहेड ने एक ही बात कही थी, क्या? एक ऐसा संविधान बनाना जिस पर सब दल सहमत हो। अब ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन भारतीय भी कम नहीं थे, है ना। खासकर कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद अब देखिए, जिसे भारत का संविधान, एक समिति बनाई गई, है ना। जो समिति बनाई गई, जो कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हुआ था, उसके अंतर्गत उनके द्वारा जो समिति बनाई गई, उस समिति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि भारतीयों के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा। उस संविधान के अंतर्गत देखिएगा आप, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को हाँ, उस समिति के अंतर्गत जो सदस्य थे उनके कुछ नाम लिखिए आप। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रू, अली इमाम शाह आदि लिख लीजिए, है ना। अली इमाम साहब, इस तरह के नाम, इनके नाम पता होना चाहिए आपको। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। उसके अंतर्गत उसके उद्देश्य देख लीजिए क्या थे। डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब समझते हैं? औपनिवेशिक स्वराज होगा। औपनिवेशिक स्वराज मतलब डोमिनियन स्टेट होना चाहिए, औपनिवेशिक स्वराज होगा। औपनिवेशिक स्वराज का देखिए क्या अर्थ होता है। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब कि जो देश के अंदर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होगा वो तो हम संभालेंगे, यानी भारतीय संभालेंगे। और जो विदेश मंत्रालय होगा आपका, दूसरे यहाँ से हथियार खरीदने हो वो आप रखिएगा। इसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेट देना, है ना। डोमिनियन स्टेट यानी कुछ ना सही, डोमिनियन स्टेट ही सही। लेकिन यहाँ लक्ष्य पूर्ण स्वराज नहीं था, जो नेहरू रिपोर्ट थी। पूर्ण स्वराज का मतलब पूर्ण रूप से हमारा अधिकार हो। अब जाइए यहाँ से, समझे। लेकिन पहला पॉइंट यही, डोमिनियन स्टेट होना चाहिए, है ना। औपनिवेशिक स्वराज हो लेकिन डोमिनियन स्टेट हो। औपनिवेशिक स्वराज हो लेकिन डोमिनियन स्टेट हो, आप समझिए ना, है ना। जो बाहरी मामले वे तो औपनिवेशिक सरकार देखेगी, और जो अंदर के मामले होंगे वो कौन देखेंगे? वो देखेंगे भारतीय। उसके बाद दूसरे में कहा गया कि संविधान परिसंघों
संविधान परिसंघों और अवशिष्ट तख्ते केंद्र के पास हो। अब देखिए आज भी तो ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने कहा जो आपका वर्तमान समय में संविधान चल रहा है उसमें नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रावधान सीधे सीधे शामिल कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम के 1935 के प्रावधान सीधे सीधे संविधान में आपको उल्लेखित दिखाई देंगे, है नहीं। कुछ पॉइंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया नेहरू रिपोर्ट के भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिकतम प्रावधान उसमें शामिल किए गए, समझे। उन्होंने कहा केंद्र हो अधिक राज्य शक्ति, ज्यादा शक्ति। अब देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 देखिए जो केंद्र राज्य के बारे में जानकारी देता है ना। उसके द्वारा कहा गया कि संविधान परिसंघीय हो और अवशिष्ट तख्ते केंद्र के पास हो। प्रांतों में समान अधिकार हो, यानी सबको समान अधिकार हो। पृथक निर्वाचन पद्धति समाप्त हो, ये कहा गया पृथक निर्वाचन पद्धति समाप्त हो। 19 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को अंतिम अपील न्यायालय माना गया। अंतिम अपील न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना इसके बाद कोई मामला इंग्लैंड नहीं जाएगा। प्रतिक्रिया देखिए, प्रतिक्रिया मोहम्मद शफी ने प्रतिक्रिया। अब देखिए जो नेहरू रिपोर्ट, तो अभी तक आपने मेरे साथ नेहरू रिपोर्ट पढ़ी, तो नेहरू रिपोर्ट पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई और कुछ महत्वपूर्ण, जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं आई। अब देखिए जब प्रतिक्रियाएं आएंगी, बर्केनहेड ने क्या कहा था कि सबकी सहमति होनी चाहिए। अब देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया आई। अब देखिएगा, अब लिखिएगा। मैंने कहा जो मैंने बोला एक एक चीज आपको नोट्स बनाना होगा, एक एक चीज नोट करनी होगी, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे, समझे। उसके बाद देखिएगा मोहम्मद शफी ने इसे अप्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी तथा मुस्लिम विरोधी बताया। अब आप बताइए नेहरू रिपोर्ट कहाँ से मुस्लिम विरोधी थी? हमको तो कहीं मुस्लिम विरोधी इस तत्व इसमें दिखाई नहीं देते, है ना। ये साफ साफ रूप से इस तरह के शब्द, इस तरह के बोलना, मोहम्मद शफी के द्वारा ऐसे शब्द बोलना, अर्थात सीधा उनका इशारा पृथक निर्वाचन पद्धति के द्वारा प्रति की मांग करना था। अब देखिए मंगल सिंह ने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक योग्य बताया। नेहरू रिपोर्ट को कहा मंगल सिंह, ये सिख थे, सरदार थे, इनके मानना था कि जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ये रद्दी में फेंकने लायक है। ये सरदारों के बहुत बड़े नेता थे। सरदार मंगल सिंह को पता नहीं क्या आपत्ति थी इससे, आप देखिए, समझे। अर्थात सिख भी एक लंबे समय से पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे। उसके बाद अब देखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अस्वीकृत कर दिया और अपने 14 सूत्र पेश किए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं, तुमसे संविधान नहीं बनेगा, हम बनाएंगे संविधान, और अपने 14 सूत्र पेश किए। अब देखिएगा उसके बाद ये आपको बताएंगे 14 सूत्र कौन कौन से थे। मदन मोहन मालवीय के अनुसार इसमें स्वराज के लक्षण थे। मदन मोहन मालवीय का सकारात्मक टिप्पणी आई, उन्होंने कहा कि इसमें स्वराज के लक्षण है, नेहरू रिपोर्ट में स्वराज के लक्षण है। सुभाष चंद्र बोस, इसने सभी पक्षों को छुआ था, परंतु इसका दुर्भाग्य था कि जिस योग्य इसे निर्माण किया गया था, लेकिन धीरे धीरे निर्माण विरोधी हो गई। जिसके लिए इसे निर्माण किया गया था ये धीरे धीरे निर्माण विरोधी हो गई, है ना। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कमेंट आया। उसके बाद नेहरू प्रतिवेदन, मतलब 10 अगस्त 1928 को लखनऊ का एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी कर रहे थे। मतलब मैंने कहा कि उसके बाद जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई तो 10 अगस्त 1928 को लखनऊ का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सभी दल आए। उन सभी दल आए, मतलब चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे कोई भी हो जो भारत के अंदर रहा करता था, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, उसमें सभी दल आए। और उसमें जो थे सर्वदलीय सम्मेलन के अंदर, उसमें 1928 में इसमें क्या हुआ, जमकर विरोध हुआ, है ना। नेहरू रिपोर्ट का जमकर विरोध हुआ और इसके अंतर्गत अब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्र की जो मांग थी वो रखी गई। और ये हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान बनाने के लिए कौन से 14 सूत्र की मांग रखी। और अर्थात आप पूर्ण रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि वो इस तरह के 14 सूत्र की मांग रखना किस तरह तार्किक नहीं है। और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग करना, अगर आप पाएंगे 14 सूत्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 14 सूत्र रखे गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना का मकसद, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना का मकसद एक ही था। क्या था मोहम्मद अली जिन्ना का मकसद? एक ही था कि मुस्लिमों का मसीहा घोषित करना, है ना, अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा घोषित करना। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो
उसके बाद आप देखिएगा 1928 में जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एवं संख्या मूर्ति ने डोमिनियन स्टेट सही नहीं है। डोमिनियन स्टेट आप देखिए, अगर हमें ब्रिटिशों के अंतर्गत रहकर कार्य करना होगा, उन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग को अस्वीकार कर दिया। चाहे वो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, वे स्वराज चाहते थे सिद्ध। उसके बाद अब महात्मा गांधी का हस्तक्षेप होगा, 1 वर्ष की मोहलत मांगी जाएगी और महात्मा गांधी के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, है ना, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, एक अधिवेशन होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया गांधी जी के द्वारा। अब गांधी जी आए, उन्होंने कहा अब हम, गांधी जी के द्वारा भी 11 सूत्र दिए गए। अब देखिएगा लक्ष्य रखा गया पूर्ण स्वराज। अब तो सही है, डोमिनियन स्टेट हटाकर पूर्ण स्वराज रखा गया और 11 सूत्र पेश किए जाएंगे गांधी जी के द्वारा। लेकिन ये हम आपको आज नहीं, ये हम आपको कल बताएंगे कि गांधी जी के द्वारा कौन से सूत्र पेश किए गए। ये अप्रोच था महात्मा गांधी का, आप देखिएगा, है ना। 11 सूत्र पेश किए जाएंगे और महात्मा गांधी 11 सूत्र सुनने के लिए आप तैयार रहेगा, लेकिन आज नहीं, कल के एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।